नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, शहरी सहकारी बैंक यानी यूसीबीज जी। और खास तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक का एक मास्टर सर्कुलर जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। हाँ, ये गारंटी, स्वीकृति और साख पत्र मतलब लेटर्स ऑफ क्रेडिट एलसीज इनसे जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास इस सर्कुलर के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं, और ये कोई बिल्कुल नए नियम नहीं है ना? नहीं, ये तो आरबीआई ने जितनी भी मौजूदा निर्देश थे मार्च 2025 तक, उनको बस एक जगह साफ साफ रख दिया है। कंसोलिडेशन है एक तरह से। अच्छा, तो इन थोड़ी मुश्किल से लगने वाली बैंकिंग चीज़ों को और आरबीआई के निर्देशों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ आज बैंकिंग इंडस्ट्री से एक अनुभवी एक्सपर्ट है। धन्यवाद। कोशिश रहेगी कि इसे सरल बनाया जाए। हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये नियम क्यों हैं और इनका असर क्या होगा। तो शुरू करें? हाँ, जरूर। देखिए, आरबीआई का ये कदम अहम है। सारे निर्देश एक जगह होने से यूसीबीज के लिए चीजें साफ हो जाती हैं, कंफ्यूजन कम होता है। सही। और मकसद वही है, जोखिम कम करना और बैंकों के काम करने के तरीके में एक रूपता लाना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक गारंटी की। ये होती क्या है असल में, और यूसीबीज के लिए आरबीआई क्या कहता है, खासकर इस नए सर्कुलर में? हाँ, तो बैंक गारंटी ये एक तरह से बैंक का वादा है। वादा? हाँ, कि अगर उसका ग्राहक, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी तीसरे पक्ष को, जैसे सरकारी विभाग को, अपना काम पूरा करके नहीं देता या पेमेंट नहीं करता, तो बैंक भुगतान करेगा। एक सुरक्षा है ये। अच्छा, और आरबीआई के निर्देश क्या हैं इस पर? देखिए, आरबीआई कहता है कि यूसीबीज को सावधानी बरतनी है। पहली बात, कोशिश करें कि गारंटी छोटी अवधि की हो, मतलब सामान्य तौर पर 10 साल से ज्यादा नहीं। 10 साल, ठीक है। और दूसरी, जो कुल गारंटी एक बैंक देता है वो उसकी अपनी पूंजी, जिसे ओन फंड्स कहते हैं। ओन फंड्स? मतलब बैंक की अपनी जमा पूंजी। हाँ। उसकी कोर कैपिटल और रिजर्व्स वगैरह मिलाकर। तो कुल गारंटी की रकम इस ओन फंड्स के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 10%? जी, ये सीमा यूसीबीज के लिए खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि उनका पूंजी आधार बड़े कमर्शियल बैंकों जितना मजबूत अक्सर नहीं होता। लिमिट में रहना जरूरी है। और क्या इन गारंटीज को सुरक्षित, मतलब सिक्योर्ड रखने पर भी जोर है? हाँ, बिल्कुल। आरबीआई चाहता है कि यूसीबी सुरक्षित गारंटी को प्राथमिकता दें, मतलब ऐसी गारंटी जिसके पीछे कोई ठोस सिक्योरिटी हो, जैसे नकद या सरकारी बॉन्ड्स। ताकि अगर ग्राहक डिफॉल्ट करे तो बैंक का नुकसान कम हो। बिल्कुल सही। और ये भी कहा है कि किसी एक ही ग्राहक या ग्रुप को बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड, मतलब असुरक्षित गारंटी ना दें। अच्छा, और वो परफॉर्मेंस गारंटी और डेफर्ड पेमेंट गारंटी का क्या? हाँ, परफॉर्मेंस गारंटी, जो काम पूरा करने की गारंटी होती है, आरबीआई कहता है यूसीबीज को इनसे सामान्यतः बचना चाहिए। हालांकि जो अनुसूचित यूसीबीज हैं वो थोड़ी ज्यादा सावधानी के साथ इन्हें जारी कर सकती हैं। और डेफर्ड पेमेंट? डिफर्ड पेमेंट गारंटीज होती है पूंजीगत सामान, जैसे मशीनरी खरीदने के लिए, जहां पेमेंट किश्तों में होना है। आरबीआई कहता है ये हमेशा सिक्योर्ड होनी चाहिए और इनकी जांच एक टर्म लोन की तरह बहुत ध्यान से करनी चाहिए। समझ गई। गारंटी में तो काफी रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस है। अब आते हैं सह स्वीकृति या को एक्सेप्टेंसेस पर। ये क्या होता है? सह स्वीकृति, इसमें बैंक एक बिल ऑफ एक्सचेंज पर, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट डेटेड चेक है या इनवॉइस, उस पर अपनी स्वीकृति देता है। मतलब बैंक वादा करता है कि अगर बिल लिखने वाला यानी ग्राहक तय तारीख पर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक करेगा। ये ज्यादातर व्यापारिक लेन देन में होता है। लेकिन आरबीआई इसे लेकर कुछ चिंतित लगता है। हाँ, चिंतित है, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी का खतरा ज्यादा है, खासकर अगर लेन देन एक ही ग्रुप की सिस्टर कंपनियों के बीच हो रहा हो। अच्छा, कैसे? सोचिए, 2 जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो बस आपस में बिल बना लें बिना किसी असली माल या सेवा के लेन देन के, और बैंक से उसे स्वीकृत करवा लें। तो ये तो एक तरह से बैंक से पैसा निकालने का गलत तरीका हो गया ना। हाँ, ये तो गड़बड़ है। तो इससे बचने के लिए यूसीबीज को क्या हिदायत है? आरबीआई साफ कहता है कि यूसीबीज सिर्फ और सिर्फ वास्तविक व्यापारिक लेन देन से जुड़े बिलों को ही सह स्वीकृत करें। ओके। और ये जो अकोमोडेशन बिल्स होते हैं, जिनसे सख्ती से बचना है। अकोमोडेशन बिल्स? हाँ, ये वही बिल है जिनके पीछे कोई असली माल या सेवा नहीं होती। ये सिर्फ फंड्स इधर उधर करने या धोखाधड़ी के लिए बनाए जाते हैं। इनसे बिल्कुल दूर रहना है। और इसके लिए जरूरी है कि बैंक प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, देखे कि बिल असली है या नहीं, और मंजूरी की एक ठोस व्यवस्था हो। ठीक है, ये भी स्पष्ट है। अब तीसरा महत्वपूर्ण साधन, साख पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट या एलसीज। इनके बारे में यूसीबीज को क्या ध्यान रखना है? एलसीज तो व्यापार में बहुत आम है, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ये खरीदार के तरफ से विक्रेता को पेमेंट की गारंटी होती है जो बैंक देता है। हाँ, ये तो सुना है। तो यहां भी आरबीआई सावधानी पर जोर देता है।
पहली बात, यूसीबीज को एलसी सिर्फ अपने वास्तविक ग्राहकों के लिए जारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बस चालू खाता खोल लिया और एलसी मांगने आ गया। मतलब ग्राहक को जानना जरूरी है। बिल्कुल, उसकी पूरी पृष्ठभूमि, उसका क्रेडिट रिकॉर्ड सब जांचना जरूरी है। और दूसरी बात, एलसी जारी करने से पहले ये पक्का कर लेना चाहिए कि जब बिल पेमेंट के लिए आएगा तो ग्राहक उसे चुकाएगा कैसे, उसकी व्यवस्था क्या है। बिना ये तय किए एलसी जारी नहीं करनी चाहिए। और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एलसी चुकाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन ले ले? मान लीजिए एलसी मशीन खरीदने के लिए थी। नहीं, यही आरबीआई ने मना किया है। अगर एलसी पूंजीगत संपत्ति खरीदने के लिए ली गई थी तो उसको चुकाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फंड्स का सही इस्तेमाल हो, ये देखना है। सही। एक और बहुत जरूरी बात है एलसीज के बारे में। अगर एलसी के तहत पेमेंट करने का समय आ गया है तो बैंक को बिना किसी देरी के भुगतान करना होगा। भले ही बैंक के अंदर किसी कर्मचारी की गलती या धोखाधड़ी का शक हो। हाँ बिल्कुल, बैंक को अपनी साख बचानी है, भुगतान समय पर करना होगा। अंदरूनी जांच और कार्रवाई बाद में हो सकती है, पर पार्टी को पेमेंट रुकना नहीं चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण बात है, बैंक की रेप्यूटेशन सबसे ऊपर। जी, और एक आखिरी चीज जो इन सब पर लागू होती है, गारंटी, सहस्वीकृति और एलसीज, वो ये कि सारे लेन देन बैंक की किताबों में ठीक से दर्ज होने चाहिए। कोई ऑफ रिकॉर्ड काम नहीं, सब कुछ ऑन पेपर। हाँ, और अगर कोई एलसी या गारंटी डिफॉल्ट होती है, मतलब ग्राहक पैसा नहीं दे पाता और वो एक तरह का लोन बन जाती है, तो उसे तुरंत उधारकर्ता के खाते में दिखाना होगा। इससे एनपीए यानी फंसे हुए कर्जे की ट्रैकिंग सही से हो पाएगी। तो कुल मिलाकर आरबीआई का ये मास्टर सर्कुलर यूसीबीज के लिए इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों, गारंटी, सहस्वीकृति और एलसीज के इस्तेमाल पर ज्यादा स्पष्टता और अनुशासन ला रहा है। बिल्कुल, ये दिशा निर्देश न सिर्फ बैंकों को अपना जोखिम संभालने में मदद करेंगे, बल्कि इससे ग्राहकों का सहकारी बैंकों पर भरोसा भी मजबूत होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। सही कहा। इन नियमों का एकीकरण और स्पष्टीकरण यूसीबीज के संचालन में स्थिरता लाएगा। बस जरूरी ये है कि बैंक इनका पालन भी ईमानदारी से करें। हाँ, पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या इस तरह के साफ और एक जगह जमा किए गए दिशा निर्देश भविष्य में सहकारी बैंकिंग सेक्टर को, जो कई बार मुश्किलों से गुजरा है, न केवल ज्यादा स्थिर बना पाएंगे, बल्कि आम लोगों के लिए और ज्यादा भरोसेमंद भी बना सकेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।